जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। आज मेरे साथ हैं संजय दीक्षित जी, जयपुर डायलॉग से। नॉर्मली सर मुझसे सवाल पूछते हैं, आज मैं बोला सर को जरा पकड़ के लेके आते हैं, हम सवाल पूछते हैं सर से थोड़े से। तो सर नमस्कार, आपके पहले तो दर्शकों वेलकम टू शो। को, आपको सभी को नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू आप आए। सर मेरे को तो आपसे सिंपल सा सवाल पूछना है। आप काफी अध्ययन करते हो हमारी पुरानी पुस्तकों का, हमारी पुराने ट्रेडिशंस का। आपने काफी इसके ऊपर पढ़ाई करी है, आपने काफी कुछ अपने वेबसाइट पे भी डाला है लोगों को पढ़ने के लिए। मैं आपसे सर ओपनिंग में एक चीज सवाल पूछना चाहूंगा। हम लोग जो एक राम राज्य की बात करते हैं, और मेरा ये मानना है कि हम राम राज्य की बात करनी शुरू कर रहे हैं, हम वहां पर पहुंचे नहीं है। बहुत लोग बोल गए हैं राम राज्य आ गया है, मैं बोलता हूं अभी नहीं आया है। तो सर ओपनिंग में आपसे पूछूंगा, वहां पर जाने के लिए हमको कितना वापस कनेक्ट करना पड़ेगा अपने मूलों पे, अपनी वैल्यूज पे, अपने अध्ययनों पे, अपनी किताबों पे? तो देखिए, राम राज्य जो है ना, एक हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है सापेक्ष धर्म का। मतलब ये है कि धर्म रिलेटिव टू द टाइम्स। तो धर्म, एज यू नो, धर्म कैन बी, हाउ डू यू डिफाइन धर्म? धर्म को जो है वो डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है उसको, क्योंकि धर्म जो है बहुत ही विराट, बहुत ही वृहत, बहुत ही उसका विशाल दायरा है। वो इसलिए है कि वो किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी उसको लागू किया जा सकता है। वो राष्ट्र धर्म हो सकता है, राजधर्म हो सकता है, वो परिवार धर्म हो सकता है, कुल धर्म हो सकता है। राज्य धर्म तो खैर वो हो ही गया। आपका समाज धर्म हो सकता है, आपके परिवार में पति धर्म हो सकता है, पत्नी धर्म हो सकता है, पुत्र धर्म हो सकता है। अब बेसिकली इट इज अ कोड ऑफ ऑनर कह लें उसको, या कोड ऑफ कॉन्डक्ट कह लें। यूनिवर्सल लॉ भी उसको कहा जाता है, लेकिन यूनिवर्सल लॉ जो है वो रितम होता है। और रितम मतलब जो ये जो कॉस्मिक ऑर्डर है, दैट इज रितम। और उसको अपहोल्ड करने के लिए व्हाट वी हैव इज धर्म, एंड धर्म इज द नेचुरल लॉ, एज यू कैन से। और वो नेचुरल लॉ इन वेरियस सिचुएशंस, दैट इज वेरी ब्रॉड डेफिनेशन। उसके लक्षण बताए गए हैं, जैसे मनुस्मृति में कहते हैं धृतीय क्षमा, दमोस्ते, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम क्रोधम, दशकम धर्म लक्षणम। लेकिन ये भी इसको आप देखेंगे ना, तो ये भी इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से बताया गया है। ये आपके जो है वो एक मनुष्य सापेक्ष है। तो ये इसके लिए, इसको समझने के लिए चाहिए विवेक। और ये रिलेटिव टू द टाइम्स की जब बात करते हैं, तो राम राज्य जो है वो त्रेता युग में ही संभव है। तो यदि आप राम राज्य लाना चाहते हैं तो आपको पहले त्रेता युग लाना पड़ेगा। त्रेता युग के मूल्य यहाँ लाने पड़ेंगे, उस प्रकार के मनुष्य लाने पड़ेंगे जो कि उस प्रकार की वैल्यूज को प्रैक्टिस कर सके। जब आप द्वापर युग में चले जाते हैं, तब वहां पर आपको कृष्ण मिलते हैं, वहां राम नहीं मिलते। त्रेता युग में आपको राम मिलते हैं, क्योंकि राम का जो एक विरोधी था, जो राम का विपक्षी था, या राम को अपना शत्रु मानता था, रावण, उसमें भी कुछ मूल्य थे, नैतिक मूल्य। वो कुछ 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 रखता था। बहुत, वैसे तो वो तमोगुणी था, दुष्ट था, वो बाकी सारी चीजें थी उसमें, अत्याचार बहुत करता था, वो सब था। लेकिन फिर भी उसमें कुछ नैसर्गिक मूल्य थे। जो आप द्वापर में जाते हैं तो आपको दुर्योधन मिलता है। जो दुर्योधन जो है वो पूरी तरह से अनाचारी, दुराचारी, और पूरी तरह से जिसको हम कहते हैं धोखेबाज, कुलद्रोही, वो उस तरह का वो आपको मिलता है। तो उसमें फिर आपको कृष्ण मिलते हैं। उस समय का जो वैल्यूज हैं वो फिर कृष्ण बताते हैं। अब आप कृष्ण को देख लीजिए, कृष्ण का चरित्र आप देखेंगे तो कृष्ण क्या है। यदि आप उसको जो ट्रेडिशनल बाइबलिकल टेम्पलेट, या जिसको हम वेस्टर्न टेम्पलेट कहते हैं, उसके अनुसार आप देखेंगे तो कृष्ण क्या है? कृष्ण माखन चोर भी हैं, चित चोर भी हैं, और रणछोड़ भी हैं, और अपने समय के महानतम कूटनीतिज्ञ भी हैं।
कहने का अर्थ ये हुआ कि द्वापर युग में जैसे-जैसे मानव मूल्य परिवर्तित होते हैं, तो उस समय के जो दूसरे मूल्य हैं, वो भी परिवर्तित होते हैं। अगर आप बाइबल में जाएँगे, तो अगर बच्चा चोरी कर रहा है, तो वो तो फिर वो दैट इज़ ही बिलॉन्ग्स टू हेल। लेकिन कृष्ण के संदर्भ में तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भाव अलग है। वो एक निश्चल भाव है जिसको हम कहते हैं कि जिसमें अहम का भाव नहीं, अहंकार का भाव नहीं है। जिसको हिंसा जिसको कहते हैं ना, तो हिंसा की भी परिभाषा कुछ अलग हुँ, ही है भगवत गीता में। हिंसा का मतलब ये है कि जो अहंकार शून्यता जहाँ पर हो वहाँ हिंसा नहीं है। तो यदि आप गांधी जी की तरह सत्याग्रह करेंगे जिद करके, तो वो गीता की परिभाषा से हिंसा कहलाएगा, क्योंकि उसमें ज़बरदस्त अहंकार का भाव है। जी, मैं मेरी मानो नहीं तो आगे चलो, करेक्ट। मेरी मानो, नहीं तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगा और तुमको उसका पाप लगेगा। तो ये जो ज़बरदस्ती है, ये हिंसा है। और यदि किसी प्रकार के अनाचार, अत्याचार के विरुद्ध आप संघर्ष करते हैं, बिना अहंकार भाव के, जिसको गीता के 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा भी गया है, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा सइमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। कि उस पे यदि किसी का वध भी करते हो तुम बिना अहंकार भाव के, और जिसमें तुम्हारी बुद्धि लिप्त नहीं है, तो वह जो है वो ना तो तुम उसके वध करता हो और न वह कर्म तुमको बांधता है, उस कर्म का बंधन तुमको नहीं लगता है। तो ये हमारे यहाँ जो आजकल जो चलता है ना, वो ढोंग है, ढोंग पाखंड। ये किताब मेरे पास रखी है, इसको मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ। देखिए, लोग कहेंगे कि क्या हो गया है आपको। ये देखिए, यह हुँ, गांधी हिंद स्वराज, ये गांधी का फाउंडेशनल टेक्स्ट है। और मैं ये मानता हूँ कि इससे बड़ी मूर्खता की किताब 21वीं 20वीं और 21वीं सदी में शायद ही लिखी गई हो। और इसमें कुछ नहीं है अहंकार के अलावा। बस मैंने जो कहा वो सही है और बाकी किसी का कुछ नहीं है। तो वही जो मैंने सापेक्ष धर्म की बात की, तो इसीलिए जब आप कलयुग में पहुँचेंगे, तो कलयुग का जो धर्म है, वो फिर आपको कलयुग के हिसाब से आपको परिभाषित करना पड़ेगा, और वो करना कृष्ण पड़ेगा। नीति के अधिक निकट होगा। हुँ, राम वाली नीति बहुत मुश्किल है उसको आपको अप्लाई करने वाला। इसीलिए चाणक्य का मानता हूँ मैं कि यहाँ पर प्रसंग जो है वो चाणक्य का संदर्भ अधिक उपयोगी हो जाएगा। जी। जी। नहीं सर, ये आपने चाणक्य नीति और चाणक्य सूत्र और अर्थशास्त्र की जो बात करी, इसके ऊपर तो मैं आपसे पूछूँगा। लेकिन आपने एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट बोली कि जो गांधी जी का एक 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 मूल था कि साहब आप मेरी बात सुनो वरना आगे चलो। तो ये तो अधर्म है सर, और वो ये तो अधर्म मुझसे का जो पूर्ण, न केवल पूर्ण अधर्म है, ये हिंसा है। ये एक हुँ, वैचारिक हिंसा है। और हिंसा चाहे वैचारिक हो और चाहे शारीरिक हो, हिंसा, हिंसा है। और वही चीज़ आज हम देखते हैं सर, अगर इसको आज के सिचुएशन में कनेक्ट करें, ये जो हमारे सो कॉल्ड फार्मर बैठे हैं, अगर इनके साथ आप कनेक्ट करें, तो ये भी तो यही बोल रहे हैं, या तो आप हमारे को एमएसपी दो, नहीं तो आगे चलो, नहीं तो हम हिंसा करेंगे आपके ऊपर। तो इनका ये जो बोलना ही हमारे धर्म के हिसाब से ये तो अधर्म ही है। पूर्ण अधर्म है, ये पूर्ण अधर्म है। हुँ, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, ये पूर्ण अधर्म है और हिंसा है। हिंसा है। आप जो है अब, कल यही कोई कह रहा था, मैं देख रहा था कि भाई कोई डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है या कोई सरकारी कर्मचारी है, जब उसको कुछ इस प्रकार का करना होता है, जब उसको अपनी असहमति जतानी होती है, तो वो क्या करता है? वो काम करना बंद कर देता है। यहाँ हमारे किसान भाई जो हैं, वो दूसरों का काम करना बंद कर रहे हैं। हुँ, इससे अधिक हिंसा क्या हो सकती है? एग्ज़ैक्टली। तो ये आई मीन मेरा ये जो शो है करने का जो मेन रीज़न यही है कि सर ये जो चीज़ें आज हम लोग याद नहीं रखते हैं, एटलीस्ट हमारी अपनी समझ के लिए, हमारी अपनी समझ-बूझ के लिए हमको समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ें बहुत पुराने टाइम से हो रही हैं। और इनका भी एक कैटेगराइज़ेशन है हमारे हमारे सनातन के अंदर कि भाई ये चीज़ अगर ऐसी होती है तो ये है। तो इसको आप इस तरह से पहचानिए। जो हम लोग इस टाइम पे गलत चीज़ों को पहचानते हैं,
बिकॉज़ हम अपना धर्म भूल गए हैं सर। हम लोग पहचान नहीं पा रहे इस चीज़ को। आज बिल्कुल, तक किसी बिल्कुल, ने ये नहीं बिल्कुल, बोला। बिल्कुल। वो जिसको धर्म को पहचानने के लिए जिसको कहते हैं एक विवेक बोलते हैं जिसको, जी, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, उसको विकसित करना बहुत आवश्यक है। जी। और वो यदि नहीं होती है, विवेक यदि नहीं होता है, तो फिर धर्म और अधर्म की पहचान नहीं हो पाती है। सर जैसे आप अगर आज मोदी साहब को देखिए, जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, भारत के अंदर की बात करते हैं थोड़ी-सी, जो उनकी नीतियाँ हैं, वो एक जन नीति के हिसाब से आप उसको कैटेगराइज़ कर सकते हैं, जो अगर आप एग्ज़ाम्पल लें राम राज्य की, तो श्री राम ने भी बोला था, मेरे जितने भी लोग हैं, वो सफल हों, सुख हों। तो ये भी उन्हीं तरह से बात करते हैं कि जितने भी लोग हैं, जो मर्ज़ी हों, सफल हों, सुख हों। तो इसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे सर हमारे पुराने इतिहास की चीज़ों से, और हाउ विल यू काइंड ऑफ सी कि इनका फ्यूचर प्लान क्या रहेगा? लुकिंग एट हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, सनातन धर्म जो है हमारा, उससे क्या आप आगे जाके देखते हैं कि अगर ये जो जो भी अगर थर्ड टर्म में आते हैं, तो ये किस किस डायरेक्शन में जाएँगे? वैसे तो इन्होंने एक 2022 का जो स्वतंत्रता दिवस था, इंडिपेंडेंस डे एड्रेस जो थी इनकी 2022 की, उसमें उन्होंने इसको परिभाषित किया था बहुत अच्छे से। लोगों ने उसको भूल गए वो। अधिक जो है वो या तो समझा नहीं है, या उससे वो रिलेट नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने जी, पंचप्रण बोले थे, 5 रेज़ोल्यूशंस। ये 5 बिग रेज़ोल्यूशंस जो उसमें उन्होंने लिए थे, जिसको ही ऑफ़न मिसप्रोनाउंसेस एज़ पंचप्राण। वैसे पंचप्राण भी हैं हमारे यहाँ, आयुर्वेद में पंचप्राण होते हैं। तो पंचप्राण भी कह सकते हैं, लेकिन अधिकतर उसको पंचप्रण मानते हैं। हुँ, तो जो पंचप्रण का जो है, वो उन्होंने क्या-क्या कहा? उन्होंने कहा विकसित भारत नंबर 1, नंबर 2 गुलामी की मानसिकता का अंत, हुँ, हुँ, नंबर 3 कहा अपनी विरासत पर गर्व, फिर नंबर 4 कहा उन्होंने नागरिकों में एकता, हुँ, और नंबर 5 कहा नागरिकों के कर्तव्य। अब ये आप इस पर ध्यान दें तो इसमें विशेषकर से 2, 3 और 5 जो हैं, वो मुझे लगता है कि पूरी तरह से सनातन धर्म और भारतीय राष्ट्र का एक द्योतक हैं कि ये इस प्रकार से आप चलेंगे तो भारत राष्ट्र और हमारा जो सनातन धर्म है, उसका प्रस्फुटन कह सकते हैं, उसका उसकी उन्नति तभी हो सकेगी। इसमें आप मैं जिसको बोल रहे हैं विकसित भारत और नागरिकों में एकता, ये तो नॉर्मल सी बात है, सभी लोग कहते रहते हैं। यही इवन इवन कांग्रेस ही कहते रहते हैं, हुँ, जिनसे आप धर्म की अपेक्षा नहीं करते हैं। लेकिन जो बाकी जो 2, 3 और 5 जो मैंने बोले, उस पे अगर आप ध्यान दें, तो उस पे यदि पूरी तरह से कार्य हो, तो ये राष्ट्र वहाँ पहुँचेगा जो श्री अरबिंदो ने कहा था। आप श्री अरबिंदो के उत्तरपाड़ा स्पीच बहुत प्रसिद्ध है 1909 की, और उन्होंने ये कहा था कि जब भी सनातन धर्म बढ़ेगा तो भारत बढ़ेगा। उससे आप इनको हुँ। रिलेट कीजिए, बहुत कुछ इसमें जो है उससे क्लियर हो जाता है, काफ़ी कुछ स्पष्टता आ जाती है। तो ये आगे क्या करेंगे जाके, जिनको ये बड़े निर्णय जो करने की बात कर रहे हैं कि मैं बड़े निर्णय करूँगा तीसरे टर्म में, उनको आप इस पंचप्रण से मिला के जोड़ देखिए, सकते हैं। उनको हुँ, जोड़ के देखिए कि वो क्या करेंगे। आप जी। जो 5वां प्रण आपने जो बोला वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आई थिंक हम लोग सब लोग भूल गए हैं, क्योंकि जो हम लोगों को अपने राइट्स पता हैं कि साहब मेरा राइट ये करने का है, मेरा राइट गाड़ी चलाने का है, लेकिन मेरा जो कर्तव्य गाड़ी ठीक से चलाने का है वो मैं नहीं सोचता कभी। मेरे को जो वो वो हमेशा गायब हो जाता है। तो देखिए, ये नागरिकों का कर्तव्य जिसको बोलते हैं ना, वही हाँ है जी। धर्म।
जी। जब हम धर्म की बात करते हैं तो नागरिकों का कर्तव्य है, वहां पर आ जाता है धर्म। यानी कि ये कहा जा रहा है कि धार्मिक बनो। यह तो जो हमारा समाज है, भारतीय समाज, ये सदैव से धार्मिक रहा है। यहाँ अब पर इसको हमारे यहाँ पंच ऋण का कॉन्सेप्ट है। आप जानते इसको हैं ना, अभी आपको इम्प्लीमेंट बहुत, कैसे करेंगे सर? आप इम्प्लीमेंट जब कैसे तक करेंगे? अपने जो 5 ऋण हैं वो नहीं चुका देते, तब तक आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। नहीं मिल और ये सकता। 5 ऋण क्या है? अब जरा देखें, ये 5 ऋण क्या है? ये 5 ऋण हैं आपके: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, पितृ ऋण, और बाकी 2 हैं आपके, एक है भूत ऋण। भूत मतलब वो भूत नहीं, भूत मतलब अतीत। आपका जो बाकी जो आपके जीव जंतु हैं वो। और प्रकृति ऋण। अच्छा। हम्म। प्रकृति ऋण। अब धर्म की इससे अच्छी परिभाषा क्या हो सकती है, बताइए? पितृ ऋण का मतलब है कि आपको, पितृ ऋण का मतलब जो है कि आपको अपने पूर्वजों का बड़े। मान रखना और अपने वंश का परिवर्धन करना। ये पितृ ऋण है। देव ऋण, देव ऋण है जो आपको अपने देवी देवताओं का मान रखना है, वो देव ऋण आपको चुकाना है। फिर ऋषि ऋण। अपने ऋषि गुरु ऋण का। गुरुजनों का, अपने ऋषियों का, क्योंकि हम सभी ऋषि कुल से हैं, किसी न किसी ऋषि कुल से। जी। जी। उस ऋषि परंपरा को, उसको आपको ऑनर करना है। फिर 2 जो बहुत इसमें है, भूत ऋण का मतलब ये है कि आपको जो आपके और जो जीव जंतु हैं और ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये सब जितने भी हैं, इन सब के लिए आपको, इन्होंने जो कुछ भी आपके लिए किया है, क्योंकि नोबडी एग्जिस्ट्स इन एन आइलैंड, यप। इन्होंने जो आपके लिए किया है उसका आपको ऑनर करना है। और प्रकृति ऋण, आप ये देखिए कि अगर ये 5 ऋण जो हमारे धर्म में 5 ऋण जो हैं, इनको यदि लोग सच में निभाएं, तो ना तो आपको एनवायरमेंटलिस्ट्स की जरूरत पड़ेगी और ना आपको हमारे जो है ये जेंडर स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, और ना आपको फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, और ना आपको लोगों के आपस में झगड़े होते दिखेंगे, क्योंकि सब जो है वो अपने कुल धर्म को निभा के यदि आगे चलेंगे, तो फिर वो उसमें आपस में फिर झगड़े होने की बात ही कहाँ है। तो जी। ये इतना ब्यूटीफुली एक्सप्रेस्ड है, और भी आप डीप डीप जाएंगे इसमें तो पूरे कॉस्मिक ऑर्डर को, जो रितम जिसको बोलते हैं, वो उसको मेंटेन करने की बात है। जब तो आपको कॉस्मिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आपको ये सारे सारे जो है ये कार्य निभाने हैं, तो ये आप जो चाणक्य नीति पढ़ रहे हैं इसमें आपको सब मिलेगा। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, और इन्हीं से जो है वो कूटनीति बनती है फिर बाद में जी। जाके। जिस कूटनीति का आपने आज जो टॉपिक रखा है, वो जी। कूटनीति वहीं से जाके आगे बनती है। जी। कूटनीति तो ऑब्वियसली सर लास्ट सवाल रहेगा, बिकॉज वो होगा आपका जो प्रोडक्ट हमारे डिस्कशन का, कि हमने जो बात करी है उससे कूटनीति क्या बनेगी। तो बिफोर आई, मेरे को एक सवाल और पूछना है कि ये चीज को अभी लोगों को कैसे बताएं सर, बिकॉज देखिए लोग अपनी जिंदगियों में इतने व्यस्त हैं, इतने बिजी हैं, किसी को हमारे शोज लोग गाड़ियां चलाते हुए देखते हैं। मैंने आपके भी कमेंट्स पढ़े हैं, लोग बोलते हैं संजय जी मैं आपकी गाड़ी गाड़ी चलाते हुए सुन रहा था शो। मेरे को भी वही हुँ। चीज बोलते हैं लोग, साहब मैं गाड़ी चलाते हुए सुन रहा था या मॉर्निंग वॉक पे सुन रहा था। लोग इतने बिजी हैं, लेकिन एक जो बोलते हैं ना सर, एक एक समझने को, चीज को समझने का एक कीड़ा अंदर है, उसको कैसे जगाया जाए और उसको कैसे स्प्रेड किया जाए। इन नो सिंपल वर्ड्स, कोरोना वायरस की तरह किस तरह से उसको स्प्रेड किया जाए कि काफी लोगों को इस चीज की, धर्म की इन्फेक्शन हो, ताकि ये समझ आए लोगों को। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री तो बोल सकते हैं सर, लेकिन एज एज पीपल, एज एज सिटीजन्स, हम कैसे अपने अपने चीजों को कर सकते हैं। आप तो अपना धर्म फॉलो कर सकते हो, अपना काम करो, लेकिन कैसे आप उसको आगे बढ़ा सकते हो लोगों को इंस्पायर करने के लिए, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। क्योंकि अगर लोग चलेंगे आगे तो फिर प्रधानमंत्री क्या, किसी चीज की भी जरूरत ही नहीं होगी आपको
अपने आप ही सब वो बैठेंगे। तो वो तो वो तो वो तो बिल्कुल आपकी बात सही है। ये नथिंग बेटर देन पब्लिक जी, अवेयरनेस से बेटर तो कुछ भी हो ही नहीं सकता। बिल्कुल दैट इज अ गिवन। तो उसके लिए मुझे लगता है हम और आप तो मेहनत कर ही रहे हैं, वो लगातार जो है ये चीजें अपने जो भी हम कर सकते हैं उसके माध्यम से लेके जा रहे हैं जनता के पास में। तो उसमें तो हम जो कुछ कर सकते हैं, जिसको हम गिलहरी प्रयास कहते हैं, हम अपना गिलहरी हुँ। प्रयास तो कर ही रहे हैं। नहीं, लोगों को जिस तरह से प्रधानमंत्री बात करते हैं लोगों से सर, मैंने एक चीज़ देखी है और हमारी सारी लीडरशिप एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप जयशंकर जी को भी देखिए, नितिन गडकरी जी को देखिए, ये लोग जिस तरह से लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, ये लोगों को इंस्पायर करते हैं उनकी तरह बनने के लिए। तो क्या ये एक तरीका है कि लोगों को अब वो उसमें पर्सनैलिटी कल्ट बनता है, ठीक है, कोई उसमें आई मीन आप उसको अच्छा-बुरा जो मर्ज़ी बोल लीजिए। लोग जैसे बोलते हैं ना अंधभक्त, मोदी के अंधभक्त। मैं तो बोलूँ यार अगर अच्छा कुछ करना है तो मोदी के अंधभक्त बनो, उसकी तरह ज़िंदगी जियो ताकि कुछ अच्छा डोंट बिलीव एनीथिंग ही सेज़ बट जिस तरह की उसकी अपनी प्रिंसिपल्स हैं, एट लीस्ट वो तो फॉलो कर लो। करेक्ट, करेक्ट, आई एग्री, एब्सोल्युटली। इसमें तो कोई इ संदेह की बात ही नहीं है। अ, ये चीज़ कहाँ से किस तरह से लोगों को अब पर्सनैलिटीज़ के पीछे आप लोगों को डाल सकते हैं। क्या उससे आपको दिखेगा कि ये चीज़ फ़ॉलो करेंगे लोग, एम्युलेट करना शुरू करेंगे कि यार जयशंकर जी ऐसे बात करते हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, तो मैं भी थोड़ा पढ़ लिखता हूँ, मैं भी ऐसे बात कर पाऊँ? देखिए जो एक जिसको कह सकते हैं कि एक जो व्यक्ति उदाहरण है, वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है, उससे प्रेरणा जी। मिलती है। हुँ, कोई इंस्पायरिंग फिगर हो, तो आप देखिए कि वो पूरा इंस्पायरिंग फिगर जो है, एक जनरेशन में लोगों को बदल देता है, बदल देता है। अब आते हैं एक सर मेरी जनरेशन में। अब जो मैं हमारे भी यहाँ देखिए, हमारे तो हमें इतने सारे जो दिक्कतें जो हैं, इतनी बाधाएँ हैं, इतने स्टम्बलिंग ब्लॉक हैं, क्या-क्या हैं। अब आप ये देखिए कि हमारा तो पूरा एजुकेशन सिस्टम ही कम्युनिस्ट ने कैप्चर कर लिया। और जब कम्युनिस्ट कैप्चर कर लेते हैं सिस्टम, तो फिर वो उसको पूरी तरह से बाइनरीज़ में पढ़ाते हैं। हुँ, उनके लिए तो हर सिस्टम में जब तक एक ऑपरेसर और एक ऑप्रेस्ड नहीं होगा, तब तक तो काम ही नहीं चलेगा। वो कहीं भी ऑपरेसर और ऑप्रेस्ड ढूँढ लेंगे। जी, जबकि जो मैंने आपको अभी जो अ, अपना जो हमारे जो धार्मिक सिस्टम है, वो हार्मनी में चलता है। वो आपको पितृ ऋण बता रहा है, ऋषि ऋण बता रहा है, आपको ये बता रहा है कि आपको यू ओwe अ डेट टू एवरीबॉडी एंड यू हैव टू डिस्चार्ज योर डेट्स। तो ये एक हार्मोनाइज़ प्रकृति ऋण बता रहा है। यू हैव टू लिव इन हार्मनी विद नेचर। हुँ, जबकि जो बाइब्लिकल रिलिजन्स हैं या जो एब्राहमिक रिलिजन्स हैं, वो ये कहते हैं कि भई द नेचर इज़ फॉर योर एन्जॉयमेंट। यू डोंट एक्सप्लॉइट ओwe नेचर एनीथिंग टू नेचर। या तो ये जो बेसिक डिफरेंसेस हैं, तो हमारे यहाँ पिछले विशेषकर से स्पेशली इस्लामिक रूलर्स, वो तो उनके दिमाग में कुछ ज़्यादा नहीं था। दे वर नॉट वेरी ब्राइट एक्सेप्ट दैट दे हैड अ वेरी ब्रूटल मेथड। और उनकी जो है वो हरकतें बहुत ही गंदी हुआ करती थी। टेरर, दे वर बेसिकली टेररिस्ट्स। हुँ, तो वो उन्होंने लोगों को टेरराइज़ तो किया, लेकिन दे वर नॉट एबल टू चेंज द सोसाइटी फंडामेंटली। ये काम अंग्रेज़ों ने किया था यहाँ पे। उन्होंने नैरेटिव बदल के, और चूँकि दे वर कॉन्करर्स, तो उन्होंने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिया लोगों को। उन्होंने जो अ, 400-500 साल का जो चला आ रहा था, एक रिसोर्स कॉम्पिटिशन शुरू हो गया था गुलामी की वजह से, व्हिच वाज़ अदरवाइज़ फेयरली इन हार्मनी। उन फॉल्ट लाइन्स को और बढ़ाया, अलग-अलग नई फॉल्ट लाइन्स क्रिएट की। ये सब काम उन्होंने किए। और जिस चीज़ को 1947 के बाद में एड्रेस करना चाहिए था, उसको हमारे नेहरू चाचा ने आके और हुँ, चौड़ा किया, चिपका और दिया चौड़ा एकदम अंदर। किया, और चौड़ा किया, और फिर साथ में अपनी मूर्खताएँ, टोटल लैक ऑफ स्टेट्समैनशिप। मैं तो ये मानता हूँ, मैं तो कई बार मैंने कहा भी है कि ही या, वाज़ या, स्ट्रैटेजिकली ब्लाइंड,
स्ट्रेटेजिकली ब्लाइंड, तो बंदे को समझ ही नहीं थी कि स्ट्रेटजी होती क्या है। वो तो टैक्टिक्स में ही बिजी रहता था और टैक्टिक्स में भी फेल होता था। I mean, he was a most unfortunate person, a most unfortunate choice foisted on India by our हिंसक गांधी जी। गांधी जी, as I said, हिंसक भाई, ये हिंसा है ना। हमने प्रूव किया सर, अरे भाई, हमारे पहले जिसको क्वेश्चन में प्रूव किया। जिसको जो है वो कोई नहीं इलेक्ट कर रहा है, जिसका नाम नहीं प्रपोज हुआ है, उसको तुम थोप दो एज प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, नोइंग फुली वेल कि जो प्रेसिडेंट बनेगा वही आगे चल के प्रीमियर बनेगा। तो ये जानते हुए आप उसको थोप दो, इससे बड़ी हिंसा क्या हो सकती जी, इनमें गांधी और ने हमारे बहुत बड़ी फार्मर हिंसा में की। क्या difference? गांधी ने भारत के साथ बहुत बड़ी हिंसा की। मैं वही बोला ना सर, तो इनमें और हमारे फार्मर में क्या डिफरेंस है फिर? फार्मर में डिफरेंस ये है कि वो मानसिक और शारीरिक हिंसाएं दोनों कर रहे हैं। हमारे जो गांधी जी थे वो मानसिक हिंसा करते थे और कहते थे नहीं नहीं, शारीरिक हिंसा बड़ी बुरी चीज है। ये देख लीजिए। बात है सर, मेरा दूसरा पार्ट जो सवाल था चाणक्य नीति के बारे में, सबसे मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा ये पढ़िए, क्योंकि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको ज्यादा पढ़ने का शौक नहीं है तो एक सूत्रा जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं आग लगेगी। उसके बाद देन यू विल प्रोबब्ली रीड द एंटायर थिंग। तो सर, आज की जो नीतियां हैं इसके अंदर आप देखिए, अगर चाणक्य नीति देखिए, इसके अंदर बोलते हैं भाई पर्सनल कैसे होता है, इंडिविजुअल सोसाइटी कैसे बिहेव करना चाहिए, कंपनी कैसे बिहेव करना चाहिए, जनरल ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, और मिसलेनियस चीजें बताइए, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, गुरु के साथ ऐसे रहना चाहिए, वर्च्यूज कैसे होने चाहिए आपके। बट सर, आप अगर इनको आज देखें, ये जो नीतियां इसमें लिखी हैं और जो सूत्र लिखे हैं, आप कितना क्लोज मानते हैं हमारी नीतियों को इनके साथ साथ, कि हम लोग कहीं कहीं फॉलो करते हैं, कहीं कहीं हट गए हैं, कि पूरा फॉलो करते हैं, कि बिल्कुल फॉलो नहीं करते? देखिए, चाणक्य की नीति ने, चाणक्य ने अपनी जो नीतियां हैं उन्होंने व्यक्ति, व्यक्ति, कुल, कुल, समाज, समाज, व्यक्ति, कुल, समाज और राज्य, इन चारों के परिप्रेक्ष्य में कही है ये चाणक्य नीति। लेकिन चाणक्य नीति पढ़ने के बाद आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि चाणक्य क्या कहना चाह रहे हैं। और उसके बाद फिर यदि इसके पढ़ने के बाद में आप चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, तब आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि चाणक्य जो है वो किस प्रकार से राजधर्म के विषय में कह रहे हैं। जी, क्योंकि उसमें चाणक्य अर्थशास्त्र में भी समाज धर्म के बारे में भी है, राजधर्म के बारे में भी है, लेकिन मुख्यतः राजधर्म के बारे में ही है। तो ये चाणक्य नीति इस दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। कल ही कोई मुझसे पूछ रहा था कि चाणक्य को कैसे पढ़ना चाहिए, तो मैंने पहले यही कहा था कि चाणक्य के 3 वर्क हमको मिलते हैं: चाणक्य सूत्र, चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र। शास्त्र। तो पहले आप चाणक्य सूत्र और चाणक्य नीति पढ़ें, और जब वो पढ़ लेंगे तो उसके बाद अर्थशास्त्र आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जी, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सर। क्योंकि इसके अंदर जब मैं चीजें पढ़ता हूँ, स्पेशली फॉरेन पॉलिसी, जो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट एरिया है, मेरे को तो दिखता है कहीं ना कहीं चीजें जैसे अनंतर प्रकृति शत्रु, दैट मीन्स कंट्री दैट बॉर्डर्स with you, which you have frequent skirmishes will eventually turn out to be your enemy. अब इसके अंदर क्या झुटला सकते हो सर आप? देखो, और ये वो बात सही है। हालांकि आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में थोड़े बहुत वेरिएशंस आप देख सकते हैं। जी, यू कैन फाइंड मेनी वेरिएशंस टू इट, बट बेसिक इज द सेम। यस, वही, जब 2 लोग आसपास रहेंगे तो खटकेंगे ना, जो क्या कहते हैं कि जो बर्तन जो आपस में होते हैं वो खटकते ही हैं। वो खटकते ही हैं। खट 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 होती ही है। तो और जो दैट इज ह्यूमन नेचर। तो इसीलिए चाणक्य की मंडल थ्योरी आती है एक। वो मंडल थ्योरी अब चाणक्य नीति में इतनी स्पष्ट नहीं की गई, अर्थशास्त्र में बहुत ज्यादा है। व्याख्या करके काफी डिटेल में वो दी हुई है अर्थशास्त्र में। और वो मंडल थ्योरी ये कहती है कि भाई जो आपके आसपास हैं,
जो फर्स्ट रिंग है आपके आसपास की नेबर्स की, वो आपके शत्रु होंगे, फिर उनके आसपास की जो रिंग है वो आपके मित्र होंगे। तो मित्र एक होंगे तरह से क्योंकि वो जो वो टू फ्रंट सिचुएशन जिसको है, वो टू फ्रंट सिचुएशन चाणक्य शुरू से डिस्क्राइब करते हैं। और फिर उसमें जो है वो बहुत सारी और भी चीज़ें कहते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो आंतरिक स्थिति है उसको कैसे जी, कंट्रोल में रखा जाए, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए। और बड़ा एक जो राजधर्म के जो अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं, वो राजधर्म के एलिमेंट्स चाणक्य ने 4 बताए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और नॉट ओनली वेरी इंपॉर्टेंट, दे वेरी मॉडर्न, यप, दे वेरी मॉडर्न। कौन से हैं 4 ये एलिमेंट? वो 4 एलिमेंट वो कहते हैं आन्वीक्षिकी, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। दंड नीति। अब इसको आप पहले समझें। आन्वीक्षिकी क्या है? आन्वीक्षिकी इज बेसिकली रिसर्च बेस्ड नॉलेज। जी, पढ़िए, लिखिए, ऐसे मत बोलिए। कि आप जो कुछ भी है पूरा हर चीज जो है शुड बी ग्राउंडेड इन नॉलेज। तो रिसर्च कीजिए, आप जो है वो पूर्व पक्ष कीजिए लोगों का, आपको दूसरे देशों का भी आप उनके बारे में भी जानिए, पूर्व पक्ष कीजिए, मित्र बोध शत्रु बोध कीजिए, आप स्वयं बोध कीजिए। ये सारी चीजें जो है वो बताते हैं चाणक्य, वो है अन्वीक्षिकी। फिर है त्रयी। त्रयी क्या है? वेद। वेदों को पहले त्रयी कहा जाता था क्योंकि मुख्य जी, वेद जो है वो 3 है। अथर्ववेद जो है वो बाद में आया। तो इससे ये भी पता चल जाता है कि भाई ये कितना पुराना जो चाणक्य नीति। तो त्रयी मतलब वेदों के आधार पर आपको समाज को चलाना है, तो ये वेदों की जो वेदों का ज्ञान है वो भी आवश्यक है। तो अन्वीक्षिकी, त्रयी, तीसरा जिसको वो सबसे महत्वपूर्ण बताते हैं वो है वार्ता। वार्ता का मतलब यहाँ वार्तालाप नहीं है, वार्ता इज ट्रेड एंड कॉमर्स। वार्ता का मतलब है ट्रेड एंड कॉमर्स इन चाणक्याज डिक्शनरी। तो ट्रेड एंड कॉमर्स सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? इट इज ऑब्वियस, आज की डेट में भी यही हो रहा है। आप भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो है जी, एंगेजमेंट आपस में जो देश कर रहे हैं वो ट्रेड और कॉमर्स के लिए ही कर रहे हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब चौथा जो है वो है दंड नीति। और वो दंड नीति चाणक्य के हिसाब से इज इवन मोर इम्पोर्टेंट। हम्म, और आजकल का जो हमारा समाज है वो दंड नीति में कहीं फेल कर रहा है, स्पेशली जो डेमोक्रेसीज है। करेक्ट। और ऑल्सो बिकॉज के दे आर नॉट ग्राउंडेड इन त्रयी, देयरफॉर देयर दंड नीति इज ऑल्सो फेलिंग। जी, जब आप इंटरसेक्शनैलिटी के थेरीज ले आएंगे और उसमें लोगों को बजाय उनके जो काम करते हैं उसके बेसिस पे दंड देने के कि उन्होंने क्या गलत काम किया है, आप इस बेसिस पे कैटेगराइज करेंगे कि वो किस क्लास के हैं और वो इंटरसेक्शनल हायरार्की में कहाँ आते हैं, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। तो ये 4 पे तो वो पूरा का पूरा राजधर्म के जो एलिमेंट्स है उसको वो कैटेगराइज करते हैं। तो यहाँ से फिर उनकी कूटनीति बनती है आगे, और जिसमें फिर ये पूरा का पूरा ये मंडल थियरी आती है। मंडल थियरी के बाद में बहुत सारा उसमें जो है वो चाणक्य नीति में ना आपके स्पाइस का बहुत बड़ा रोल है, और पॉलिटिकल असैसिनेशंस भी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हम्म, हैं। ह्यूज रोल फॉर पॉलिटिकल असैसिनेशंस। अननोन गनमैन। अननोन गनमैन, उसमें विषकन्याएं भी हैं, हनी ट्रैप्स। जी जी सर, इस पे एक सवाल और पूछूंगा बिफोर आई गेट इनटू कूटनीति। लास्ट जो मेरा सवाल रहेगा सर, आप जो हमारी फॉरेन पॉलिसी देखते हैं, जयशंकर जी ने जो किताब लिखी है उसके अंदर भी उन्होंने महाभारत रामायण के बहुत रेफरेंसेस डाले हैं। उसके अंदर उन्होंने चाणक्य नीति के 1-2 रेफरेंसेस डाले हैं। ही हैज स्पोकन अबाउट दिस। इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आज हम देखें हमारी जो मिलिट्री को भी ये चीज सिखाई जा रही है, एंड लिटरली इज बिकम अ पार्ट ऑफ देयर
their curriculum कि आप सीखिए how to counter your enemies, how to play the mind games. How do you see कि ये जयशंकर जी फॉरेन पॉलिसी में how close do you think he is coming to actually, because modernity जैसे आपने जो पहला आपका स्टेटमेंट था कि धर्म हैज टू, जो परिवर्तन होना चाहिए उसका मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से, तो आपको क्या लगता है सर जयशंकर जी इज एबल टू एक्चुअली कन्वर्ट दीज नीतीज इनटू टुडेज गेम, आज के जो जो हमारे चैलेंजेस हैं उसमें ये यूज कर पा रहे हैं इनको? आई थिंक हिज इंटेंशंस आर राइट। हम्म। जब वो हनुमान जी को और कृष्ण भगवान को ग्रेटेस्ट डिप्लोमेट डिप्लोमेट्स बोल। बता रहे हैं, तो इट जी। इज ऑब्वियसली दैट मीन्स कि हिज फिलॉसफी इज वेरी रूटेड। या। अब प्रश्न यही है कि जैसे कि स्टेट के जो इंटरनल एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर तो उनका विशेष कंट्रोल है नहीं, जी। वो तो पूरा का पूरा प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के ऊपर रहता है, तो उस पे तो उनका नहीं है। लेकिन जो मंडल थ्योरी पहले हुआ करती थी, अब मेरे विचार से आज के युग में थोड़ी सी उसमें परिवर्तन है और वो परिवर्तन ये है कि नेबर्स की डेफिनेशन भी थोड़ी सी चेंज हो गई है कि हम्म। there are hostile neighbors and there are what is called neighbors who are dependent on you, या there are close neighbors। तो उस हिसाब से उसको मॉडिफाई करके थोड़ा सा मंडल थ्योरी को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है मॉडिफाई करने की आवश्यकता अवश्य है। दैट इज ट्रू सर, बिकॉज हम लोग जो देख रहे हैं कि ये नीति वुड बी व्हेन आपका धर्म इज फुली एस्टैब्लिश्ड विद इन द कंट्री एंड आपके पास करेक्ट, अनगाइडेड रॉकेट्स अंदर से नहीं आ रही हैं, और जो हमारे करेक्ट। प्यारे प्यारे कम्युनिस्ट हैं, प्यारे प्यारे लेफ्टीज हैं, प्यारे प्यारे फार्मर हैं, और प्यारे हाँ, प्यारे 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 एक्टिविस्ट हैं, फार्मर्स भी एक्चुअली जो ये आप देख रहे हैं, जो फार्मर्स हैं या और जो एक्टिविस्ट। दूसरे तरह के जो एक्टिविस्ट हैं, हम्म। सारे के सारे वो कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्टिक नाइलिस्ट्स हैं। जी जी जी। उनको आपके समाज को तोड़ के खत्म करना है, क्योंकि अगर आप मार्क्स को भी देखें तो मार्क्स वाज वेरी क्रिटिकल ऑफ द सेल्फ डिपेंडेंट, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन सोसाइटी। उससे जी। उसको बड़ी समस्या थी। समस्या थी। उसको इसको ये था कि भाई जब तक यहाँ पर वो एक ऐसा इंडिपेंडेंट लेबर क्लास जो है वो इन ऑपोजिशन टू कैपिटलिस्ट नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। जबकि अगर आप हमारी थियरीज देखें तो उसमें एवरीबॉडी इज सपोज टू लिव इन हार्मनी। जी। इन्होंने जो ये किताब लिखी सर, कल उनका एक इंटरव्यू था समीर सारन के साथ, वेर ही सेड कि मैं ये किताब इसलिए लिखी क्योंकि मेरे को भारत के नैरेटिव को कनेक्ट करना था दुनिया को, क्योंकि दुनिया के अंदर कहीं 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 ना कहीं भारत के इंडिया नहीं, यूज द वर्ड भारत के हिसाब में कुछ कुछ डाउट्स हैं, तो ये किताब से मेरे को था कि मैं उस डाउट्स को जरा क्लियर कर सकूं। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आपने भी यही चीज कहीं ना कहीं बोली, एंड आई डोंट नो इफ यू सॉ हिज इंटरव्यू, बड़ा ही इंटरेस्टिंगली उन्होंने ये चीज को पोर्ट्रे करा सर। लास्ट में सर मैं पूछूंगा कूटनीति, ठीक है जी, अब उसके बारे में बताइए, और आप कैसे देखते हैं भारत की जो कूटनीति है, उस पे आपका क्या विचार रहेगा, और क्या हमको करना चाहिए आगे देख के, आगे जाके, ताकि हम लोग अपने आप को विकसित पा सकें, और अपने आप जहां पर हमारा एक जो भारत था वो वापस आ सके। देखिए, हमारी जो कूटनीति है वो चाणक्य नीति की तरह वास्तविकता में ग्राउंडेड होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए। चाणक्य ने जो भी कूटनीति बनाई वो रियलिज्म पर आधारित थी, वास्तविकता पर आधारित थी। भारत की कूटनीति जो है वो आप देखें कि 2014 से पहले वो बड़ी ही एकेडमिक और यथार्थवादी कतई नहीं थी। वो एक प्रकार से एक आदर्शवादी कूटनीति थी, जो कि आज के युग में मूर्खतापूर्ण ही कही जाएगी। और ये मूर्खता
हम लगभग 5 दशकों तक, क्यों 7 दशकों तक ये मूर्खता निभाते रहे। इसके जो फाउंडेशन थी, इसकी नींव जो थी, वो हमारे नेहरू चाचा ने रखी थी। उनको मैं हुँ, नेहरू नहीं कह पाता हूँ, उनको मैं नेहरू ही कहता हूँ, क्योंकि वो लहराते रहते थे समय, हर चीज़ के साथ में लहरा जाते थे, इधर से उधर लहरा जाते थे, उधर से उधर लहरा जाते थे। और कोई भी दबाव पड़ता था तो उसको वो झेल नहीं सकते थे। उनको दबाव झेलने की कोई ज़रा भी ना तो धैर्य था, और ना उनके पास इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी थी। हुँ, उनसे ज़्यादा तो लाल बहादुर शास्त्री में थी। आपने देखा होगा किस तरह से उन्होंने केव इन किया 1962 में, जब उन्होंने एयर पावर यूज़ नहीं की। इतना लहरा गए वो। तो और बाद में अमेरिका को कहते हैं कि आप अपने पायलट भेजिए। वो जो है कैन यू इमेजिन? एब्सोल्यूट दैट्स व्हाट ना कॉवर्ड। सर हमारा और हमारा यदि यह पुराना भारतीय सिस्टम होता चाणक्य का, तो उनके दरबारियों को यह, जो हमारे यहाँ है सिस्टम, कि दरबारियों को यह अधिकार था कि वह ऐसे राजा को पदच्युत कर दें। जी। हमारे सिस्टम में ऐसा अधिकार नहीं है, न हुँ, जनता को है जो चुनती है, न उसको अधिकार है, न पार्लियामेंटेरियंस को अधिकार है। तो बड़ा ही एक जिसको हम कहें भारत का भाग्य था कि हम बच गए। हुँ, नहीं तो ऐसा मूर्ख राजा हो तो देश को खंडित होने में कितना समय लगता है। तो वो जो आदर्शवादी एक कूटनीति थी, वो यथार्थ पर आधारित नहीं थी। जी। अब जो है एक यथार्थवादी कूटनीति जो है वो लाई जा रही है, और उस यथार्थवादी कूटनीति में यह है कि भई जब तक आप इंटरनली स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे, जब तक आप आंतरिक रूप से सक्षम नहीं होंगे, जब तक आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं होंगे, जब तक आप दूसरे देशों को एक दूसरे से आप मैनिपुलेट नहीं कर सकेंगे। आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है आपकी मार्केट की, आज के युग में मार्केट कितनी महत्वपूर्ण है, वो सब देखते हुए भी यदि आप उसको लीवरेज नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या बात कर रहे हैं? जी। आप कुछ आगे कर ही नहीं सकते। तो ये जो है अब हमारी कूटनीति अब चाणक्य की भांति अब यथार्थ में आधार पा गई है। नाउ इट इज रूटेड इन रियलिटीज एंड रियलिज्म। और इसलिए अब ये चाणक्य नीति के आसपास पहुंच गई है, जी, जी। ऐसा मैं हुँ। मानता हूँ। नहीं, आपने ये ठीक बात बोली सर क्योंकि अब जो बोलते हैं ना अधर्म को भंडाने में भी, धर्म को आने में भी इन इम्परफेक्ट सिनेरियोज़ उसमें भी बहुत टाइम लगा था। ये तो है नहीं कि एक जादू की छड़ी आई और सब कुछ छिक-छिक करा और गायब हो गया, तो समय तो चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। सर जी, आपने जो इनसाइट दिया है, मैं लिटरली आई एम वेरी, वेरी ग्रेटफुल क्योंकि मेरा एक और नज़रिया है कि भारत के साथ कनेक्शन करना है हमको एंड मैंने अपनी थोड़ी-थोड़ी पढ़ाई शुरू करी है इसके इसके चक्कर में ताकि मैं जब फॉरेन पॉलिसी और उन चीज़ों के बारे में बात करूँ, मैं किसी तरह से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूँ, चाणक्य नीति से और दूसरी अर्थशास्त्र से। तो मेरा एक नज़रिया ये है एंड आपने शुरुआत दी है मेरे को इसमें, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। आपसे बात करके ऑब्वियसली हमेशा बहुत मज़ा आता है और काफ़ी सीखने को मिलता है। अगली बार फिर से आपको या आपके साथ इंटरैक्शन रहेगा उस टाइम तक थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आपको, आपके दर्शकों को। जय थैंक हिंद, यू। जय भारत, वंदे मातरम।